सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर आलोक तिवारी। मैंने एमबीबीएस कर रखा हुआ है और मैंने एमडी करा हुआ है फिजियोलॉजी में। तो आज जो ऐतिहासिक मोमेंट हुआ हुआ है, सुनीता विलियम्स जी डिसेंड डाउन कर चुकी हैं स्पेस में, स्पेस से अर्थ पे। और उनके बॉडी के फिजियोलॉजी पे क्या क्या असर पड़ रहा है उसको हम एक बार समझ लेते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं, और फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंस मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे माइक्रो ग्रेविटी का क्या असर होता है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, हमारे नर्वस सिस्टम पे, हमारे मसल के एक्सोस्केलेटन पे क्या असर आता है। ये सारी की सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगा। तो आज का जो टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं बोलने चाहूँगा, वो है स्पेस फिजियोलॉजी के ऊपर। स्पेस फिजियोलॉजी, स्पेस फिजियोलॉजी पे जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी जैसे आपने देखा भी होगा, जो विजुअल्स आ रहे हैं कि जो सुनीता विलियम्स जी हैं, वो व्हील चेयर पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उनका। तो ऑफ कोर्स उनके बॉडी का जो कंडीशन है वो एक मैं बोलूँगा कि अभी एक पेशेंट की तरह ही है वो, और एक आईसीयू पेशेंट के साथ मैं रिलेट करने की कोशिश करूँ उनको, क्योंकि आईसीयू में भी बहुत जो पेशेंट्स होते हैं वो बेड रिडन होते हैं, और जो उनका भी जो कंडीशन चल रहा है बिकॉज ऑफ लो मोबिलिटी, वहाँ पे जो स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती तो मसल का लॉस हो जाता है। तो वो भी एक आईसीयू पेशेंट की तरह ही उन्हें ट्रीट करना पड़ता है। तो ये सारे हम लोग चीज़ों को एक बार देख लेते हैं सिस्टम वाइज। तो सबसे पहला मैं सेगमेंट वन बोलना चाहूँगा। सेगमेंट वन में बोलूँगा बोन के बारे में, बोन एंड मसल के बारे में क्या हो रहा है। तो बोन के साथ होता है डी मिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन होता है, और ऑस्टियोपोरोटिक रिजॉर्प्शन होता है। तो बेसिकली क्या होता है ना, कि अगर आपको लगता है कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होने से ही वी बोन वीक होते हैं, तो आप गलत सोच रहे होते हो। जैसा एक चीज़ होता है, मैं बताता हूँ, स्पेस फ्लाइट इंड्यूस्ड बोन लॉस। तो स्पेस फ्लाइट इंड्यूस्ड बोन लॉस एक फिजियोलॉजी का टर्म है जो कि बताता है कि माइक्रोग्रेविटी की एब्सेंस में ऑस्टियोक्लास्ट अपनी एक्टिविटी बढ़ा देता है और ऑस्टियोब्लास्ट अपनी एक्टिविटी को घटा देता है। ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट के साथ हर एक मंथ में, पर मंथ 1 से लेके 1.5% तक बोन डेंसिटी उनकी कम हो रही होती है। और इतनी डेंसिटी मैं बोलूँगा कि जो एक नॉर्मल ऑस्टियोपोरोटिक वुमन होती हैं, ठीक है, तो वो ये पूरे 1 साल में उनका होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पर मंथ इतना ज़्यादा एस्ट्रोनॉट्स का बोन डेंसिटी का लॉस होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ SIBL। तो अब हमें पता चल चुका है SIBL वगैरह का। तो आप देखोगे कि जैसे सुनीता विलियम्स जी डिसेंड करेंगी तो उनका डेक्सा स्कैन किया जाएगा। डेक्सा स्कैन वो स्कोर है जिसे टी स्कोर की एनालिसिस होती है। ये बताएगा कि उनके ट्रैबुकुलर बोन का आर्किटेक्चर में कितने स्ट्रक्चरल चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है। ट्रैबुकुलर बोन के स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। तो ये हो गया बोन के बारे में। दूसरा मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा मसल्स के बारे में, कि मसल्स के साथ क्या 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 चीज़ें होती हैं। तो हमें मालूम है कि मसल्स वहाँ पे अट्रोफी करने लगते हैं। मसल अट्रोफी करते हैं तो क्या होता है, टाइप 1 मसल फाइबर जो होता है एंड जो टाइप 2 के मसल फाइबर होते हैं उनमें ट्रांजिशन देखने मिलता है। आप सोचिए, जो मसल्स आपके स्पाइन को इरेक्ट रखते हैं, ठीक है, लाइक पैरास्पाइनल मसल्स, तो वो पैरास्पाइनल मसल्स के मैं नाम लिख देता हूँ, इरेक्टर स्पाइनी मल्टी फिडस। ये माइक्रोग्रेविटी में काम नहीं आता है। ये जब भी माइक्रोग्रेविटी वाला एनवायरनमेंट में जाता है तो ये जो हमारे स्पाइन को रेक्ट रखने वाले जो मसल्स हैं वो मसल्स काम नहीं आते। ठीक है। उनका लंबर लॉर्डोसिस डिस्टर्ब हो जाता है। लंबर लॉर्डोसिस डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे स्पाइनल डिस्क हर्निएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पाइनल डिस्क हर्निएशन के चांसेस बढ़ जाता है। और सिर्फ यही नहीं, मसल फाइबर का एक कन्वर्जन होता है, जो टाइप 1 मसल फाइबर जो होता है ना हमारे,
वो होते हैं स्लो ट्विच वाले, स्लो ट्विच फाइबर्स होता है, वो डिग्रेड होकर के फास्ट ट्विच फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि है टाइप 2। ये फास्ट ट्विच वाला है। इस वजह से ना जो एंड्योरेंस होता है, एंड ये जो फास्ट ट्विच वाले, जो स्लो ट्विच वाले जो मसल्स होते हैं वो एंड्योरेंस पे काम करते हैं। तो जो एंड्योरेंस वाला कंपोनेंट होता है एस्ट्रोनॉट का, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, डिक्लाइन कर जाता है। मैं एक और सेगमेंट की बात करूंगा जो कि है कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस क्या क्या हो सकता है? ठीक है, होती है कार्डियोवैस्कुलर रीमॉडलिंग एंड ऑर्थोस्टैटिक इंटॉलरेंस हो जाता है। तो देखो, माइक्रोग्रेविटी ना एक लो आफ्टर लोड इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, क्रिएशन करता है। लो आफ्टर लोड इन्वायरमेंट में क्या होता है, जिसमें हार्ट अगेंस्ट ग्रेविटी ब्लड पंप करने की जरूरत नहीं होती। इस वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर मास, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर का जो मास है और जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर का जो मास है और जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। अब क्या होगा, सुनीता विलियम्स जी जैसे ही वापस आएंगे ना, तो उनको ना एक चीज फेस करना पड़ेगा जिसका नाम है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये कैसा कंडीशन है जिसमें हार्ट वापस ग्रेविटी के अगेंस्ट पंप करने में स्ट्रगल करता है। ग्रेविटी के अगेंस्ट में हार्ट अब स्ट्रगल कर रहा है पंप बैक करने में। तो जो एक्चुअली क्यों हो रहा है ये, क्योंकि बैरो रिसेप्टर्स है ना हमारे, उनका ना डीसेंसिटाइजेशन हो चुका है। जो कि बीपी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अब वो बीपी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगी उन्हें। ठीक है, तो उसको ना एक सिंड्रोम भी दिया, नाम भी बताया गया, पॉट्स, पॉस्चुरल टैकीकार्डिया सिंड्रोम। तो ऐसे लोगों को पॉट्स डेवलप कर सकता है। ब्रेन पे क्या असर पड़ेगा? ब्रेन या फिर न्यूरोवेस्टिबुलर जो हमारे डिस्फंक्शन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे को यहाँ पे ये ध्यान देना है, न्यूरो वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, स्पेस मोशन सिकनेस हो जाएगा। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज होती है, वेस्टिबुलर रिकैलिब्रेशन कहते हैं फिजियोलॉजी में उसको, मैं लिख देता हूँ, वेस्टिबुलर रिकैलिब्रेशन। आपको पता है कि ओटोलिथ ऑर्गन्स जो है ना, जैसे कि यूट्रिकल, स्पेलिंग में तो फिर से लिख देता हूँ, जो ओटोलिथ ऑर्गन जिनको कहेंगे, ओटोलिथ, जो कान के जो स्टोन्स जिसको कहते हैं, जो हमारी बॉडी के बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है। ओटोलिथ ऑर्गन्स में यूट्रिकल, CLE एंड सैक्यूल, जो ग्रेविटी डिटेक्ट करता है। इनका काम होता है यूट्रिकल और सैक्यूल का ग्रेविटी डिटेक्शन का। वो स्पेस में कंप्लीटली अडेप्ट हो जाते हैं। अब ये स्पेस में गए तो अडेप्ट हो गए ना पूरी तरीके से। अब अडेप्ट होने के बाद, जब वापस आने के बाद, जब सुनीता विलियम्स अपने फीट अर्थ पे रखती हैं, ठीक है, तो उनका वेस्टिबुलर सिस्टम एक हाइपर कंपनसेटरी रिस्पॉन्स डेवलप करता है, जिसमें डिजीनेस होगा, नोजिया होगा और डिसिल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। वो बॉडी को अपने बैलेंस नहीं कर पाएंगे। एक चीज होता है जिसको हम लोग ये समझ सकते हैं, कोरियोलिस क्रॉस कपलिंग इल्यूजन भी डेवलप करता है, जिसमें हेड मूवमेंट्स के साथ साथ सीवियर डिसओरिएंटेशन होता है।
ठीक है, तो ये भी हमें चीज़ याद रखनी पड़ सकती है। अगर आप स्पेस फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको ये वाला टर्म बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछा जाता है, कोरियोलिस क्रॉस कपलिंग इल्यूजन, जिसमें हेड मूवमेंट्स के साथ सीवियर डिसोरिएंटेशन होता है। इसके बाद है अगला सेगमेंट, इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ना एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, देखने में भी असुविधा होगी। तो क्या आप जानते हैं ना कि माइक्रोग्रेविटी में आईसीपी इंक्रीज कर जाता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, स्पेस में वेनस ड्रेनेज कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज वीनस ड्रेनेज, जिससे सीएसएफ का जो रीएब्जॉर्प्शन है ना वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ना वीआईआईपी नाम का एक मेडिकल कंडीशन डेवलप करता है एस्ट्रोनॉट्स को, जिसका नाम है विजुअल इम्पेयरमेंट एंड इंट्राक्रेनियल प्रेशर सिंड्रोम। सुनीता विलियम्स के आते ही उनका एक एग्जामिनेशन होगा जिसका कहते हैं ओसीटी, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। इसमें से देखा जाएगा कि उनकी ऑप्टिक नर्व ठीक है कि नहीं, एंड उसमें शायद पैपिलिडीमा डेवलप कर रहा है कि नहीं, तो ये सबको चेक करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हर एक डॉक्टर भूल जाता है, मगर आपको नहीं भूलना है क्योंकि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसका नाम है एपिजेनेटिक चेंजेस और इम्यूनिटी चेंजेस, इम्यून सिस्टम का डिसरेगुलेशन। ये कैसे हो जाता है? तो ये सबसे चौंकाने वाली चीज है कि एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस कैसे हो जाएंगे। तो ट्विन स्टडी से पता चला है कि स्पेस फ्लाइट के बाद जो एस्ट्रोनॉट्स में ना, एस्ट्रोनॉट्स का जो डीएनए है उसमें ना एक प्रोसेस हो जाता है जिसका नाम होता है डीमिथाइलेशन, जो जीन एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करते हैं। अगर आप देखोगे सुनीता विलियम्स के टी सेल एक्टिविटीज एंड साइटोकाइन प्रोफाइल, उसमें भी चेंजेस आएंगे जो कि बताएगा कि उनका इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा सप्रेस्ड है। पोस्ट फ्लाइट जो वुंड हीलिंग भी होती है एस्ट्रोनॉट्स की, वो बहुत डिले हो जाती है। ठीक है, तो ये मैं एक और चीज लिख देता हूँ, डिलेड वुंड हीलिंग हो जाएगी एंड लेटेंट वायरल, अगर जैसे हर्पीस जोस्टर है, ठीक है, रीएक्टिवेशन हो सकता है। और और क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से भी जान लिया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हो सकती है, सर्कैडियन रिदम का डिसरेगुलेशन, सर्कैडियन रिदम डिसरप्शन हो सकता है एंड स्लीप आर्किटेक्चर भी बिगड़ सकता है। ठीक है, होता क्या है, स्पेस फ्लाइट एक अंडर एस्टिमेटेड इफेक्ट होता है जिसका जिसको कहते हैं हम लोग सर्कैडियन सर्कैडियन डी सिंक्रोनाइजेशन। सुनीता विलियम्स ने स्पेस में एक आर्टिफिशियल 24 आवर्स लाइट डार्क साइकिल फॉलो किया होगा, जो मेलाटोनिन का जो सिक्रीशन होता है ना उसको डिस्टर्ब करेगा। पॉलीसोमनोग्राफी करके चेक किया जाएगा कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनकी आरईएम स्लीप एंड स्लो वेव स्लीप
रिड्यूस हो चुके हैं। इसके वजह से क्या होगा कि कॉग्निटिव डिक्लाइन एंड मेमोरी इम्पेयरमेंट्स हो सकता है। तो कंक्लूजन क्या क्या है? तो कंक्लूजन है स्पेस मेडिसिन का ये सारे के सारे जो फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ये दिखाते हैं कि स्पेस फ्लाइट्स एक इंजीनियरिंग चैलेंज नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी है। सभी सोचते हैं कि स्पेस साइंस में सिर्फ इंजीनियर्स का ही काम है, लेकिन ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा होता है। फ्यूचर में अगर मार्स पे अगर किसी ने कॉलोनी बनानी है तो हमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी, ये सब चीज़ें मैं बता सकता हूँ। जो आप लोग सुन रहे हो तो मुझे आपको मालूम है कि मैं बहुत फ्यूचरिस्टिक की बातें करता हूँ, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर हमें लगता है कि बहुत दूर है, लेकिन फ्यूचर बहुत पास है, ठीक है। हम लोग 2-3 साल पहले एआई के बारे में बातें करते थे तो लोगों को लगता था कि ये क्या ही बातें कर रहा है, ठीक है। अभी तो यार एआई तो इतनी कॉमन सी चीज़ हो गई, हर एक नए दिन कुछ ना कुछ एआई का आ रहा है। तो वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि आगे आने वाली कौन सी मेडिसिन की ब्रांचेस है जो ब्लूम करेंगी, ठीक है। तो सबसे पहला मैं बोलूंगा कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी को आपको समझना पड़ सकता है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। इसके साथ साथ जो फार्मा के जो मेजरमेंट्स होंगे, फार्मा काउंटर मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सब चीजें देखना पड़ सकता है। और न्यूरो अडेप्टिव ट्रेनिंग, उन पे भी हम लोग को काम करना है। सुनीता विलियम्स जैसे एस्ट्रोनॉट सिर्फ एक्सप्लोरर्स नहीं बल्कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट भी हैं, ठीक है। अगर आप उनको देखेंगे जो जैसे जैसे वो डिसेंड डाउन कर रही हैं, तो अगर आप एक डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपको जितनी भी मैंने चीज़ें बता रखी हैं आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आपको अगर मेरा वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, और अ, कुछ भी अगर आपको नॉलेज मिलता है तो उस प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और बाकी लोगों तक पहुंचाइए। मैं आपको फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने बताई हैं। तो स्पेस फिजियोलॉजी में सबसे पहले मैंने बताया कि स्पेस इंड्यूस्ड बोन लॉस हो सकता है, जिसको कहते हैं SIBL, ठीक है। 1 से 1.5% जो बोन डेंसिटी हर साल तक लॉस करता है नॉर्मल इंडिविजुअल, जो वहां पे जा कर करके एक साल में 1 महीने के अंदर ही एक एस्ट्रोनॉट इतना बोन डेंसिटी लॉस कर सकता है, ठीक है। मसल की भी एट्रोफी होती है, टाइप 1 की स्विचिंग हो जाती है टाइप 2 में। फिर CVS में कार्डियक रीमॉडलिंग होती है, जिसकी वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन डेवलप करता है। एक पोस्चुरल टैकिकार्डिया सिंड्रोम भी होता है, डेवलप करता है। ब्रेन में अगर हम लोग बात करते हैं तो न्यूरो वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिजीनेस वगैरह होता है। और कोरियोलिस क्रॉस कपलिंग इल्यूजन भी मैंने बताया है। और उसके साथ मैंने बताया कि इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन हो जाता है, मतलब जो हमारे ब्रेन में जो वेनस ड्रेनेज नहीं हो पा रहा CSF का, तो वो प्रेशर बढ़ाता है और ICP इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से विजुअल इंपेयरमेंट इंट्राक्रेनियल प्रेशर सिंड्रोम भी कहते हैं। और OCT के द्वारा इसको चेक किया जा सकता है। और एपिजेनेटिक जो हमारे DNA पे भी प्रभाव पड़ता है, बहुत सारे कॉस्मिक रेज है ना वहाँ पे, तो बेसिकली मिथाइलेशन हो जाता है, डीमिथाइलेशन हो जाता है DNA के स्ट्रैंड्स का, जिसकी वजह से T सेल की एक्टिविटी और साइटोकाइन का प्रोफाइल भी डिस्टर्ब होता है। इम्यून सिस्टम गड़बड़ सा हो जाता है और लेटेंट वायरल इन्फेक्शंस के रीएक्टिवेशन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सर्कैडियन रिदम के बारे में भी बोलूंगा कि उसका डिसिंक्रोनाइजेशन हो जाता है 24 आवर्स में। अगर आप देखोगे तो जो साइकिल मेलाटोनिन का जो सिक्रेशन होता था वो भी डिस्टर्बटेड सा फील करता है। और मैं बोलूंगा कि रेम स्लीप और जो स्लो वेव स्लीप्स हैं उनका भी ड्यूरेशन कम हो जाता है, तो कॉग्निटिव डिक्लाइन और मेमोरी इम्पेयरमेंट्स देखने मिलते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना देर तक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।